सो हियर स्मॉलर सेट इज सेट बी, और स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट लार्जर सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ए जो बी है ए का सबसेट है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी इज नॉट इक्वल टू ए। दोनों इक्वल सेट नहीं है, अनइक्वल है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम इसका मतलब बता सकते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो प्रॉपर सबसेट लिखते वक्त सबसेट में ये नीचे अंडरस्कोर रहता है, ये एक्चुअली इक्वल टू का साइन है, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में वो इक्वल टू वाला नीचे वाला अंडरस्कोर हटा दिया जाता है। क्योंकि आपको ये एक चीज याद रखना है कि प्रॉपर सबसेट के केस में जो भी बड़ा वाला सेट है, जिसको हम सुपर सेट बोलते हैं, उसमें हमेशा एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं रह सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिंबल में ये नीचे वाला जो साइन है वो हटा दिया। यहाँ पे ये जो नीचे वाला साइन है वो इक्वल टू बताता है, ये वो हटा दिया, इसीलिए वो प्रॉपर सबसेट बन गया। तो इसीलिए जब आप प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो खाली ऐसा सी का सिंबल लिखना है। ऑफ कोर्स वो सी थोड़ा खींचा हुआ है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये भी आप देख सकते हैं सेकंड एग्जाम, ये थर्ड एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3 है, ये 2 नहीं है, कि नेचुरल नंबर है ये जो है वो प्रॉपर सबसेट रहेगा होल नंबर का। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और होल नंबर में 0 एक एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों इक्वल सेट तो नहीं है, और छोटा वाला सेट जो है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर का सबसेट है। ये दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो अब हम बोल सकते हैं कि n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ w। ओके, तो ये याद रखो कि एक सेट सबसेट है और दोनों सेट अनइक्वल है, तो फिर छोटा वाला सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बड़े सेट का, सुपर सेट का। ओके, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। और अगर दोनों सेट इक्वल होंगे, दोनों में सेम एलिमेंट्स रहेंगे, तो उन दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं एक दूसरे का। समझो मेरे पास सेट ए है, उसमें भी एलिमेंट 1 2 3 है, सेट बी है, इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं। और इस केस में दोनों इक्वल सेट है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऑफ सेट बी। और उल्टा भी बोल सकते हैं, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इम्प्रॉपर इसीलिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों अनइक्वल होते तो फिर प्रॉपर सबसेट आ जाता, छोटा वाला प्रॉपर सबसेट आएगा बड़े सेट का, सुपर सेट का। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ, और एक चीज यहाँ पे रिमार्क 2 बताया गया, ए अगर बी का सबसेट है, और अगर समझो बी ए का सबसेट होगा, तो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे है, इक्वल सेट है। लेकिन ऐसा प्रॉपर सबसेट में कभी नहीं हो सकता। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ऐसा सब सेट में ही होगा। प्रॉपर सबसेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं हो सकता। ओके, वी कैनॉट हैव बी एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, उल्टा कभी नहीं हो सकता। खाली सबसेट में वो पॉसिबल है, क्योंकि वो दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के सब सेट रह सकते हैं। ऐसा उल्टा आएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही एग्जांपल में ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दिस इज नेवर पॉसिबल। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ए जो है वो छोटा वाला सेट है और बी बड़ा सेट रहेगा, बी में कम से कम एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा, तो वो कैसे प्रॉपर सेट बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए रिमार्क 2 उन्होंने दिया। नेक्स्ट,
पावर सेट, इसका डेफिनेशन और इन डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि सारे सबसेट लेंगे हम किसी भी एक सेट के और उनको एक करली ब्रैकेट में डाल देंगे, उनका एक सेट बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं हम पी ऑफ ए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 3 एग्जांपल दिए हैं। पहला सेट है ए जिसमें 0 एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो 0 है। अभी इसके सारे सबसेट का लिस्ट हमें बनाना है। तो आपको पता है कि किसी भी सेट का सबसेट फाई तो रहता ही है। तो देखो तीनों एग्जांपल में ये फाई सब तरफ है, क्योंकि ये फाई जो है एम्प्टी सेट है, सबका सबसेट रहता ही है, तो इसीलिए सबसेट के लिस्ट में फाई आया। और इसके अलावा सेट इटसेल्फ जो है वो भी खुद का सबसेट रहता है। यहाँ पे करली ब्रैकेट ए कॉमा बी वो भी खुद का सबसेट है। करली ब्रैकेट 1 2 3 मतलब यहाँ पे इन्होंने सीधा ए ही लिख दिया। तो सबसेट का लिस्ट बनाएंगे तो एम्प्टी सेट और सेट खुद, सेट इटसेल्फ वो आने ही वाला है, और उनको उन्होंने करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया, तो उसको बोलते हैं हम पावर सेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें पहले सेट में एक एलिमेंट था, तो पावर सेट में 2 एलिमेंट आए। दूसरे एग्जांपल में 2 एलिमेंट थे सेट में, तो उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट आए। इसके ये 2 एक्स्ट्रा सबसेट भी आएंगे, करली ब्रैकेट ए करली ब्रैकेट बी। और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स अगर है सेट में, तो इसके बाकी के सबसेट आएंगे ऐसे, एक एक एलिमेंट 1 2 3, बाकी के सबसेट 2 2 एलिमेंट ले लो, 1 2 1 3 2 3, और सेट ए जो है 1 2 3 ये यहाँ पे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए? 8। तो यहाँ से वो फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि अगर सेट में n एलिमेंट्स है, सेट ए में n एलिमेंट्स है, तो p ऑफ ए में 2n एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, यही उन्होंने बताया कि अगर सेट में n ऑफ ए एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में 2n ऑफ ए रहेगा। ये n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने पावर सेट का पिछला डिस्कशन अटेंड नहीं किया, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा सर ने। तो उसके वो स्टेप्स दिए हैं इन्होंने। सबसे पहले पावर सेट लिखते वक्त हम क्या करते हैं, किसी भी सेट का फाइनाइट सेट समझो हमें दिया है ऐसे, तो उसका सबसेट, सारे सबसेट लिखते वक्त सबसे पहले हम फाइव लिखते हैं, बाद में सिंगलटन सबसेट लिखते हैं जैसे एक एक एलिमेंट वाले, बाद में 2 2 एलिमेंट वाले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 एक एक एलिमेंट वाला सबसेट लिखा, बाद में 2 2 एलिमेंट वाले सबसेट लिखा, बाद में 3 एलिमेंट वाला, ऐसे। तो ये स्टेप्स उन्होंने दिए हैं कि पहले फाइव लिखो, एम्प्टी सेट लिखो, बाद में सिंगलटन सबसेट लिखो, बाद में नेक्स्ट स्टेप में 2 एलिमेंट वाले सेट लिखो, 2 एलिमेंट्स वाले, बाद में ऐसा कंटिन्यू करते जाओ, 3 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट वाले। अभी यहाँ पे 3 ही एलिमेंट थे, इसीलिए यहाँ यहाँ हमने स्टॉप कर दिया वैसे, और सबको करली ब्रैकेट में डाल दो, वो हो जाएगा पावर सेट। पावर सेट लिखने के स्टेप्स इन्होंने यहाँ बताए। नेक्स्ट, कंपेरेबल सेट्स। ये बहुत आसान है, इसको ऐसा टाइप मत समझो। दो सेट को हम कब कंपेयर कर सकते हैं? अगर वो दोनों सेट में से कोई एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो, तभी कंपेयर कर सकते हैं बस। या तो सबसेट भी यहाँ सिंबल ले सकते हैं आप, कंपैरिजन अगर करना है तो दोनों आइदर दे कुड बी प्रॉपर सबसेट और दे कुड बी सबसेट, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं ना। नहीं तो क्या कंपैरिजन करेंगे, आप ही बोलो। समझो मेरे पास एक सेट ये है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अभी आप ही बोलो, कोई किसी का सबसेट है क्या? तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इसमें टोटल अलग एलिमेंट है, ए में और बी में भी अलग है, तो इसीलिए इनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट रहने चाहिए। ओके, तो इसीलिए या तो ये दोनों सबसेट होने चाहिए एक दूसरे का, कोई भी एक सबसेट होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, या प्रॉपर सबसेट होना चाहिए।
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो यही उन्होंने बताया कि इस ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, इसीलिए ये कंपेरेबल हो गए। ए के यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये कंपेरेबल है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो कंपेरेबल है दोनों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब एक्स का वैल्यू +1 -1 आएगा, तो इस सेट में भी -1 +1 ये दो एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो दोनों तो इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट तो हमेशा कंपेरेबल रह सकते हैं। ठीक है, कंपेरेबल मतलब कंपैरिजन कब करते हैं हम? ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये तीन कंपैरिजन रहते हैं ना। तो ये तीन कंपैरिजन करने के लिए सबसेट रहने चाहिए सेट एक दूसरे के, या तो इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया। बाद में यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है, यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। उसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को भूल जाओ, ये तीसरा वाला सिंबल अभी नहीं आएगा, ये आपको इंजीनियरिंग में आएगा, ग्रेजुएशन में आएगा ये सिंबल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट कोई भी गिवन क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा सेट है और बाकी के सारे सेट उसके सब सेट रहेंगे, उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देयरफॉर वी हैव नॉट स्पेंड सो मच टाइम ऑन दैट। मैंने खाली आपको गो थ्रू करवा दिया नोट्स। अभी अगला हेडिंग आप डाल दो, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दिस इज अवर हेडिंग नंबर 4, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। टोटल हम 6 ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। पहला, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तीसरा, डिसजॉइंट सेट्स। चौथा, लगता है कॉम्प्लीमेंट भी इसमें कवर है। हाँ, यस। फोर्थ वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फिफ्थ वन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और सिक्स्थ वन, सर लिखने का क्या? हेलो सर। हाँ सर राइट डाउन कर सकते हैं क्या हम? हाँ, लिखो लिखो। एक साथ लिखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगी कि चल क्या रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो ये 6 के 6 ऑपरेशन आप अभी लिख लो। ये 6 ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग दे दो और ये 6 ऑपरेशन लिख लो, बाद में इनको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। So these are the 6 operations on sets: union of two sets, intersection of two sets, disjoint sets, complement of set, difference of two sets and symmetric difference of two sets. अभी नोट्स में तो वो सारे ऑपरेशन जो है इनके प्रॉपर्टीज के साथ दिए हैं। पहले नोट्स देखने के पहले मैं क्या करूंगा, ये सारे 6 के 6 ऑपरेशन का डेफिनेशन बता दूंगा कि इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। ओके, तो तब आपको समझ में आएगा। उसके पहले आपको वेन डायग्राम के बारे में पता है क्या? डू यू ऑल नो अबाउट वेन डायग्राम्स? यस सर। Yes, sir. तो वेन डायग्राम, वेन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज किए अलग अलग। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डायग्राम्स दो ही हम यूज करते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल, ये दो ही स्टैंडर्ड यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम ट्राइंगल, बाकी के क्लोज्ड फिगर जो है वो यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सारे यूज कर सकते हैं। जनरली वेन डायग्राम के लिए आप याद रखो कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल, उससे हम यूनिवर्सल सेट डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब
जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट है, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। और जो सर्कल है, सर्कल से जनरली हम डिनोट करेंगे सबसेट्स। ठीक है, वैसे ऑफकोर्स ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं हम सबसेट के लिए, लेकिन जनरल बता रहा हूँ मैं। जनरली हमारा आदत भी ऐसा है और बहुत सारे बुक में भी नोट्स में ऐसे ही दिया है कि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। तो रेक्टेंगल ऐसा लिखा जाएगा और उसके साइड में ऐसा यू, यूनिवर्सल सेट का नोटेशन है कैपिटल यू या तो कैपिटल एक्स। तो ऐसा यू लिखा होगा या तो ऐसा कैपिटल एक्स लिखा होगा, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट है। और उसके अंदर सब सेट जो है छोटे छोटे दिए रहेंगे, ऐसे सर्कल के फॉर्म में दिए रहेंगे या तो ट्राइंगल के फॉर्म में दिए रहेंगे। तो उसमें से जो कुछ पार्ट है वो सबसेट में रहेगा, सर्कल में, ट्राइंगल में। तो ये वेन डायग्राम आपको पता है, ये इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त वेन डायग्राम आपको वेन डायग्राम के साथ ही डिस्कशन करना जरूरी है। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, आपको समझ में आया वेन डायग्राम का मतलब क्या है? मुझे लगता है सारे महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, तो आपको वैसे भी ये चैप्टर यस सर। नाइन्थ में पढ़ाया है, तो आपको वेन डायग्राम पता है। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो कि वेन डायग्राम इज अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट and rectangle is used for universal set generally and circle triangles are used for subset। मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा रहेगा, और उसके अंदर की जो सबसेट है, छोटे छोटे सेट, हम सर्कल या ट्राइंगल से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस बट स्टार्ट। सर मोस्टली तो हाँ सर हाँ बोलो। मोस्टली तो सर्कल ही यूज करते हैं ना। वही वही बता रहा हूँ मैं, यही बताया मैंने कि मोस्टली सर्कल ही यूज करते हैं और मोस्टली रेक्टेंगल यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और सर्कल सबसेट के लिए। ट्राइंगल भी इतना ज्यादा यूज नहीं करते। फिर भी कुछ बुक में ट्राइंगल दिए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, नाउ let us continue with operations. So operation number 1, now everyone should pay proper attention। नोट्स लिखना जरूरी है, लेकिन इसके मैं फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, बाद में लिखो, पहले अच्छे से समझ लो। और अगर आप समझते समझते नोट्स लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये हमारा पहला ऑपरेशन है, दो सेट का यूनियन। यूनियन मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे मैथमेटिक्स में एडिशन के साथ, मतलब यहाँ प्लस का साइन आएगा, इसको हम वर्बली और से डिनोट करते हैं। और लॉजिक चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड में है, इसको हम ऐसे वी से डिनोट करते हैं। ये सब चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये आगे फिर से रिपीट होने वाला है, फिर से बार बार आने वाला है। तो इसीलिए मैंने बताया कि यूनियन का मतलब एडिशन या तो और, या तो ऐसा वी सिंबल। वी सिंबल का मतलब है और। ठीक है, ये जब आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, इसको आप टेंशन मत लो अभी। खाली ये ब्रैकेट में लिख के रखो। ओके, नाउ यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स व्हाट? वेरी सिंपल, यहाँ पे अपने नोट्स में भी डेफिनेशन दिया है। देखो, पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। The union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. Okay, it is called as union। union का मतलब है सिंपल एडिशन। सारे के सारे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट है, या तो B में प्रेजेंट है, या दोनों में प्रेजेंट है, सारे एक साथ उठाओ, दैट इज नथिंग बट यूनियन। ओके, सिंबॉलिकली हम यूनियन दो सेट का, ये यूनियन भी ऐसे डिनोट करते हैं। यूनियन का ये सिंबल है, ये यू जैसे दिखता है, ए यूनियन बी। यहाँ पे एडिशन नहीं लिखते, ए यूनियन का सिंबल ऐसा है, ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, समझो सेट ए है ए ई आई ओ यू, और सेट बी है ए बी सी। अभी दोनों का अगर मुझे यूनियन लिखना है तो ऐसे आएगा, देखो, ए यूनियन बी। तो सेट ए और सेट बी दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन मतलब सिंपली एडिशन।
ओके मतलब सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो भी लिखने हैं, सारे एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट है वो भी लिखने हैं, या दोनों में कॉमन प्रेजेंट है वो भी लिखने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यूनियन में हम सारे एलिमेंट जो भी आते हैं एक ही बार लिखते हैं, वो दोनों में कॉमन भी हो तभी भी हम एक बार लिखते हैं। ये तो सेट का रूल ही है, सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसका, अगर हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया तो यहाँ पे दो सेट है, सेट ए, या समझो इसको यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है। सेट ए में ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट्स है और सेट बी में ए बी सी एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे सेट ए में ए ई आई ओ यू ऐसे एलिमेंट है। ऑफ कोर्स आपके बुक में और एक चीज बताया गया होगा 9th स्टैंडर्ड में कि एलिमेंट लिखते वक्त आपको उसके साइड में डॉट भी लिखना है, डॉट रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट। सो डॉट ई मतलब एक एलिमेंट, आई मतलब दूसरा एलिमेंट। डॉट लिखने का तरीका ये है कि एलिमेंट दिखाते वक्त डॉट से दिखाओ। डॉट ए मतलब एलिमेंट ए, और यहाँ सेट बी में टोटल 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। अभी आप ही देख पा रहे हैं कि ये जो स्मॉल ए लेटर है ये दोनों में कॉमन है, लेकिन वो यूनियन में एक ही बार लिखा गया और बाकी के सारे एलिमेंट ऐड करके सब कुछ जोड़ लिया। तो यही है यूनियन का जो डेफिनेशन मैंने बताया कि अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए में प्रेजेंट होने वाले सारे एलिमेंट, सेट बी में प्रेजेंट होने वाले सारे एलिमेंट और दोनों में प्रेजेंट होने वाले सारे एलिमेंट जब आप जोड़ देंगे, सो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी। ओके, इसी को हम वर्बली बोल सकते हैं ए और बी और बोथ, A or B or both. All the elements which are present in set A or in set B or in both the sets. Okay. So that is called as union of two sets. Example ले सकते हैं, और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पल, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी आप बोलो, अभी समझो मैंने एक सेट लिया A, उसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3, और सेट B लिया, इसमें एलिमेंट्स लिए 2 3 4 5। कैन एनीबडी टेल मी ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5। सारे के सारे जो दिख रहे सारे आएंगे, जो सेट ए में है सेट बी में है और दोनों में कॉमन भी है, दोनों में कॉमन 2 3 है। तो इसका अगर हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये समझो यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये सेट ए है सेट बी है। सेट ए में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे 1 2 3, ओके, और सेट बी में एलिमेंट्स मिले 2 3 4 5, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2 और 3। ठीक है, तो सारे के सारे ले लिए तो वो हो गया यूनियन। ऐसे यूनियन मीन्स एडिशन लाइक दैट। अगला है ये आपको ऐसे 9th स्टैंडर्ड में हुआ है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ऐसे बहुत ही स्लो चल रहा है। सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको दो सेट दिए हैं ऐसे, समझो ये है पहला सेट ए, दूसरा है सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है दे आर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। इसको चाहे तो आप एंड बोल सकते हैं वर्बली, बाद में इसको उल्टा भी सिंबल यूज करेंगे लॉजिक चैप्टर में। तो ये 3 नोटेशन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन जो है मतलब कॉमन, तो इसको उल्टा यू जो है ऐसे सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। हाउ डू वी रीड इट, कैसे पढ़ना है इसको? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें आएंगे। तो वही सेम एग्जांपल अगर मैंने लिया कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 3 4 5 एलिमेंट्स है,
तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वेरी 2 गुड, 3 2 एंड 3, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। इसका वेन डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। दोनों में कॉमन जो है कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3, इसीलिए यूनियन में ये दोनों आएंगे। ठीक है। देखो एंड मतलब कंपलसरी, तो यहाँ पे ए एंड बी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड बी, एंड मतलब कंपलसरी दोनों में प्रेजेंट रहनी चाहिए वो एलिमेंट, और मतलब ऑप्शनल। ओके, ए में प्रेजेंट रहना चाहिए, या तो बी में प्रेजेंट रहना चाहिए, या दोनों में प्रेजेंट रहना चाहिए। और तो यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ कंपलसरी है। इंटरसेक्शन मतलब एंड मतलब कंपल्शन, कंपलसरी वो एलिमेंट दोनों सेट में आना चाहिए, मतलब कॉमन एलिमेंट इन शॉर्ट। ओके, so this is second operation, intersection of two sets. Next operation number 3 जो हमने लिखा disjoint sets, disjoint sets। अगर मेरे पास ऐसे यूनिवर्सल सेट है सबसे बड़ा, उस सेट में दो ऐसे सेट है, सेट ए एंड सेट बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया तो वो मुझे मिलेगा फाई नल सेट, एम्प्टी सेट मिलेगा मुझे। तो ऐसे दोनों सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ज्वाइंट मतलब उनमें कुछ तो ज्वाइंट होगा, यहाँ डिसजॉइंट मतलब कोई ज्वाइंट नहीं है, दूर दूर है, अलग अलग है, जुदा जुदा है। ठीक है, तो समझो फॉर एग्जांपल सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3, सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 4 5 6। तो इसका अगर आपने इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा ऐसे। और आपने अगर डायग्राम ड्रॉ किया तो ऐसे दो अलग अलग सेट आएंगे, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट्स है 4 5 6, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ऐसे डिसजॉइंट सेट्स। तीसरा ऑपरेशन। चौथा ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑफ अ सेट बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, समझो ये यूनिवर्सल सेट है जो कि सबसे बड़ा सेट रहता है, और उसका ये सबसेट है छोटा सा सेट ए। तो जो भी एलिमेंट सेट ए के अलावा बाकी के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको हम डिनोट करते हैं या तो ए डैश से या ए रेस टू स्मॉल सी से। तो ए डैश या और ए रेस टू सी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सारे एलिमेंट जो सेट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। इसका अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है रूल मेथड से तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x is belonging to set A, sorry, x does not belong to set A but x belongs to universal set, यूनिवर्सल सेट में वो प्रेजेंट है ऐसे। ए डैश का ये डेफिनेशन। तो ये चार ऑपरेशन आज हमने देखे। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा, ए के अलावा यूनिवर्सल सेट के बाकी के एलिमेंट, उसको बोला गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, इसके चारों के फोटोज में भेज दूंगा। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑपरेशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय।